नमस्कार। कल हम लोगों ने मधुमेह के बारे में चर्चा की थी। आज फिर हम एक डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न सामने आए हैं, उनका उत्तर देना ठीक रहेगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, इन्होंने बड़ा शास्त्रीय प्रश्न पूछा है, क्लासिकल प्रश्न है ये। द्रव्य किस प्रकार से काम करता है? गुण के द्वारा, रस के द्वारा, वीर के द्वारा, विपाक के द्वारा, और कौन सा द्रव्य कौन सी धातु में काम करेगा, कैसे अध्ययन करें? बहुत ही क्लासिकल प्रश्न है। संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा मैं कि द्रव्य जो है कभी द्रव्य के प्रभाव से काम करता है, कभी गुण के प्रभाव से काम करता है, कभी द्रव्य गुण के प्रभाव से काम करता है। और उसके रस गुण विपाक जानकर ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से धातु के लिए श्रेष्ठ होगा। षड्रस होते हैं, रस का पता यदि लग गया तो आप जो है पंच महाभूत का भी पता लगा लेंगे, और इस माध्यम से आप ये अध्ययन कर सकते हैं कि यह द्रव्य या यह पदार्थ किस धातु में अच्छा काम करेगा और किन कारणों से काम ये करेगा। जैसे चरक सूत्र स्थान 26 श्लोक नंबर 13 में द्रव्यों के कर्मों के बारे में उल्लेख किया है। द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावाच तस्मिन् तस्मिन् काले तत् अधिष्ठानम् आसाद्य ताम ताम युक्ति अर्थम च तम अभिप्रेत यत् कुर्वन्ति तद कर्म। आप चरक सूत्र स्थान 26 श्लोक नंबर 13 इसमें और विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी, इन्होंने फैटी पेंक्रियाज के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति में दीपन पाचन पंचकोल काढ़े का सेवन 3 या 4 दिन कराएं, खाली पेट में दोनों टाइम, और उसके बाद पंचतिघ्रत से अभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक करें। 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन करने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन इसमें अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा फिर लेखन वस्ती लगाएं। लेखन वस्ती में त्रिफला, वायुविडंग, नागरमोथा, सुंठी और विडंग, इनको 40-40 ग्राम की मात्रा लेकर के यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें 300 ml। गोमूत्र या गोमूत्र अर्क 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम और 5 ग्राम सेंधव मिलाकर वस्ती देवें। इससे निश्चित रूप से जो फैटी पेंक्रियाज है उसमें आराम होगा। औषधियों में यक्कर प्लिहारी लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ देवें। आरोग्यवर्धनी मेदो हर गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। ये निरंतर 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर सुषमा बोरकर, जुनाइल डायबिटीज़ एक 12 वर्ष के बच्चे को है, 5 वर्ष से। इसमें क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि अभी 12 वर्ष का है, ऐसी अवस्था में यदि पेशेंट योग्य है तो शोधन कर्म करा लें, क्योंकि 10 साल के ऊपर के बच्चों में हम वमन विरेचन करा सकते हैं।
तो अगर बलवान रोगी है, रोगी स्थूल है, दोष बलवान है, तो आप इसमें संशोधन कर लें, वमन और विरेचन दोनों करा दें। साथ ही साथ डायबिटीज़ की दवा भी देवें। इसमें मुख्य रूप से बसंत कुसुमाकर रस 60 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा मामज्जक घनबटी, गुड़मार घनबटी 1-1 गोली दिन में 2 बार। अगर यह औषधि आपको न मिल पा रही हो तो आप खुद बना सकते हैं। मामज्जक बाजार में मिलता है औषधियों की दुकानों में, उससे घनबटी बना लें। उसी प्रकार गुड़मार मिलता है, इसकी घनबटी बना लें, और ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको पलाश चूर्ण का एक योग बताया था। पलाश चूर्ण को क्रमशः निम्बपत्र, बिल्वपत्र और करेला, इन तीनों के सूरत से 3-3 भावनाएं दे करके चूर्ण तैयार करना है। ये बहुत ही उपयोगी चूर्ण है। आधा चम्मच से 1 चम्मच इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो पलाश पुष्प का काढ़ा बना करके पेशेंट में दिया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर बलविंदर सिंह, उनके पेशेंट को भगंदर है, गुदा से 2 से 3 इंच दूर है, तो इसमें रोपण दवा देने से उतना फायदा नहीं होगा। इसमें तो क्षार सूत्र करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुख का निर्माण करके क्षार सूत्र लगाना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। तब तक आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो देते जाएं। कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसका जरूर ध्यान रखें, और उस स्थान को निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन जरूर करते रहें, और निम्ब पत्र का पेस्ट बनाकर भगंदर के स्थान में लगाएं। ये भी बड़ा लाभप्रद चिकित्सा है। इसके अलावा अभ्यारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देते रहें। औषधियों में प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, अर्शकुठार रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ देते रहें, और इसमें क्षार सूत्र बंधन कराना पड़ेगा, तब ये पेशेंट पूर्णतः ठीक हो पाएगा। अनुराधा जी ने पूछा है कि मामज्जक और गुड़मार घनबटी कहाँ प्राप्त होती है। मैं पता लगा के आपको बताऊंगा, लेकिन आप जो कच्ची औषधियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ मामज्जक मिल जाएगा, गुड़मार भी मिल जाएगा। इसका घन सत्व आप घर में ही बना सकते हैं, ये ज़्यादा उपयोगी होगा। डॉक्टर योगेश महाजन, प्रेग्नेंट वुमेन है, 4 दिन से मोशन नहीं हो रहा है, क्या करें? क्या 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल देना उचित होगा, सेफ होगा? तो वैसे कैस्टर ऑयल से ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, आप जो है 30 ml दे सकते हैं गर्म दूध के साथ। लेकिन अच्छा होगा कि आप एनीमा देवें, गर्म पानी का एनीमा देवें, या दशमूल क्वाथ 300 ml और इसमें 50 ml कैस्टर ऑयल मिला दें, सेंधो 5 ग्राम, और इसकी बस्ती देवें। इससे तत्काल मोशन पेशेंट को हो जाएगा और किसी व्यापक होने की संभावना नहीं है। दशमूल क्वाथ 300 ml, 40 से 50 ml एरन तई, सेंधो 5 ग्राम, और ये बस्ती दें। इससे निश्चित रूप से मोशन गर्भिणी का हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मुक्ता भगत जी ने प्रश्न किया है, एम्ब्लोपिया का क्या ट्रीटमेंट होगा?
इसको हम लेजी आई भी कह सकते हैं। आल्सो इट इज़ कॉल्ड लेजी आई। जब जो है आई साइट धीरे धीरे कम होने लगता है ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट, तब ये व्याधि उत्पन्न होती है। ज़्यादातर ये बच्चों में ज़्यादा होता है, जबकि वो इस कारण होता है कि जो नर्व होती है उसके पथ में कहीं ना कहीं इंटरप्शन होता है या कहीं ना कहीं डिजनरेशन होता है, और इसकी वजह से प्रॉपरली जो स्टिमुलेशन होना चाहिए नर्व्स का वो नहीं हो पाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, जैसा मैंने बताया, लेजी आई, डिक्रीज आई साइट ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट। इट occurs in early childhood when nerve path way between the brain and eye are not properly stimulated। ये इसके बारे में जानकारी है कि एम्ब्लोपिया किसे कहते हैं। निश्चित रूप से इसमें भी आपको अक्षि तर्पण कराना पड़ेगा। अक्षि तर्पण प्रतिदिन 11 दिन करिए त्रिफला घृत के माध्यम से, इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। 11-11 दिन के 3 कोर्स करिए। इसके साथ ही इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य कर्म कराएं, 4-4 बूंद लगातार 20-21 दिन तक इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य करें, इससे भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मुलैठी शतावरी, मुलैठी और शतावरी 100-100 ग्राम दोनों लेकर के बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को देवें। इसमें शुद्ध शिलाजीत का भी रोल होगा। 500 मिलीग्राम दुग्ध में घोल करके और इसका सेवन आप पेशेंट में कराएं। तो ये ट्रीटमेंट देने पे इसमें निश्चित रूप से लेजी आई अर्थात जो आप एम्ब्लोपिया कहते हैं जिसको, उसमें आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर मंजूश्री साहू, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, ये बच्चों में आम व्याधि है। क्यों खान पान में वो परहेज नहीं कर पाते, अधिक मात्रा में ठंडी चीज़ों का सेवन, चॉकलेट आदि का सेवन, फास्ट फूड जंक फूड खाना, शीतल पानी पीना फ्रिज में रखे फलों का डायरेक्ट सेवन करना, इन कारणों से बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है। अगर निदान परिवर्जन करें और ट्रीटमेंट दें लगातार तो निश्चित रूप से टॉन्सिलाइटिस में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पंचकोल क्वाथ से गार्गलिंग कराएं, कुल्ला कराएं। बच्चों में थोड़ा तकलीफ जाएगी लेकिन फिर भी कोशिश करें कुल्ला कराने की। रस औषधियों में स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, टंकण भस्म 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2-3 बार पेशेंट को दें। आरोग्यवर्धनी और संजीवनी बटी 1-1 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। शीतोपलादी चूर्ण भी इसमें अच्छा लाभ करेगा, आधा चम्मच दिन में 3-4 बार पेशेंट को देवें। और ये ध्यान रहे कि भोजन ठंडा ना हो, ताज़ा भोजन करें जिसमें मिर्ची मसाले कम हो, खट्टी चीज़ तो बिल्कुल ना हो, अमचूर है या और ऐसी कोई चीज़ जो खट्टी हो उसका सेवन पेशेंट को न कराएं। छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को हो तो कुमार कल्याण रस 30 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 30 मिलीग्राम, टंकण 125 मिलीग्राम, इनको मिला करके आप शहद के साथ पेशेंट का सेवन कराएं। इसमें च्यवनप्राश भी देना चाहिए, विटामिन सी युक्त। विटामिन सी तो होता ही है, च्यवनप्राश या जो पुड़ियाँ हैं वो च्यवनप्राश के साथ दीजिए। डॉक्टर जसराम गौर शीत पित्त की चिकित्सा के बारे में पूछा है। शीत पित्त जैसे नाम से स्पष्ट है, शीत के कारण और पित्त के कारण यह रोग होता है।
शीत मारुत समुस्पर्शात् प्रदुष्टौ कफ मारुतौ पित्तेन सह संभूय वही अंतः विसर्वतः वर्ति दष्ट समुस्थाना सोथा संजायते बहु सकंडुस्तोद बहुला छर्दिज्वर विदहिमान उदर्दम विदितम विद्याद शीत पित्तम अथा परे वातादिकम शीत पित्तम उदर्दस्तु कफोद्भवः। वात प्रधान है, नाम तो शीत पित्त है लेकिन वायु प्रधान ये व्याधि है। और इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वहाँ पहले वमन कराना है फिर विरेचन कराना है। कई बार मैंने देखा है कि शीत पित्त के रोगी को सिर्फ विरेचन कराते हैं, विरेचन से लाभ उतना नहीं मिलेगा। पहले विरेचन कराएं, वमन कराएं। और वमन के लिए भी खास औषधियाँ हैं, उनसे वमन कराएं। इसमें वासा, निम्बपत्र, निम्बपत्र, वासा से माने अड़ूसा, और पटोल, 3 चीज़ों का काढ़ा बना ले। पटोल पत्र, निम्बपत्र और इनका करीब 30 ग्राम की मात्रा ले लें और इसका काढ़ा बना लें 100 ml। और इस काढ़े में फिर मदन फल पिपली 15 ग्राम मिला के 1 दिन पहले भिगो के रख दें, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, और इससे वमन कराएं। विरेचन के लिए भी विशेष औषधियाँ हैं, उसमें त्रिफला और तीव्रता, कृष्ण त्रिव्रत और गूगल। त्रिफला आप ले लें 30 ग्राम, त्रिव्रत ले लें 30 ग्राम और 20 ग्राम गुग्गुलू, इनका काढ़ा बना करके विरेचनार्थ में। और वाह्य अभ्यंग करने के लिए कड़ुआ तेल, कटु तेल, सरसों के तेल का प्रयोग करें और सिंपल वाष्प का सेवन करें। जब हम वमन कराते हैं तो उसके पहले स्नेहन कर्म करेंगे, फिर स्वेदन कर्म करेंगे। तो स्वेदन कर्म वाष्प स्वेद, जो सिंपल वाष्प स्वेद, उसमें किसी औषधियों की आवश्यकता नहीं है। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ लें। अभ्यंगा कटुक तैलम च स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशुवमनम कारम पटोल आरिष्ट वासिक है। पटोल, अरिष्ट मीन्स निम्बपत्र और वासा, इनका काढ़ा बनाना है। और 12 से 15 ग्राम मदन फल पिपली भिगो के रख दीजिए 1 दिन पहले और इसके द्वारा वमन कराइए। और विरेचन के लिए कहा है त्रिफलापुर कृष्णाभि, त्रिफलापुर कृष्णाभि विरेकस्य प्रशस्यते। त्रिफला, कृष्णाभि माने कृष्ण त्रिव्रत और गूगल, इनसे विरेचन कराइए। तो ये खास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है शीत पित्त का, उसको आपको अपनाना चाहिए। औषधियों में इसमें गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, सूट शेखर रस 125 मिलीग्राम। ऐसी दिन में 3 मात्राएं पेशेंट को देवें। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 3 बार दूध के साथ, ये बड़ा उपयोगी रहेगा एंटी एलर्जिक, क्योंकि ज़्यादातर एलर्जिक की वजह से होता है शीत पित्त, तो उसमें हरिद्राखंड बड़ा लाभकारी होता है। इसके अलावा आर्टिप्लेक्स कैप्सूल आती है चरक की, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। आर्टिप्लेक्स लोशन, क्योंकि अर्टिकेरिया या शीत पित्त पूरे शरीर में हो जाता है, तो आर्टिप्लेक्स लोशन जो चरक कंपनी का है, इससे पूरे शरीर में दिन में कम से कम 2 बार लेपन करें। मालिश नहीं करना है, लगाना है। ये सब ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से पेशेंट को, शीत पित्त के पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। माधव मिश्रा जी ने केरेटोकोनस के चिकित्सा के बारे में पूछा है। इसको क्लिनिकल कॉर्निया भी कहते हैं। आल्सो इट इज कॉल्ड क्लिनिकल कॉर्निया। इसमें जो कॉर्निया का सामने वाला भाग है
वो आगे निकल आता है, बल्ज हो जाता है, और ऐसी व्याधि को केरेटोकॉनस कहा जाता है। केरेटोकॉनस, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल कॉर्निया, a combination in which the clear tissue on the front of eye, that is called cornea, bulges outwards, बाहर की ओर निकल जाना। इसका कारण अज्ञात है, किस वजह से होता है इसका कारण अज्ञात है। ऐसी अवस्था में भी अक्षि तर्पण आपको करना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अक्षि तर्पण त्रिफला क्वाथ से या त्रिफला घृत से अक्षि तर्पण करें, और शतावरी, मुलैठी, ये दोनों का सेवन करें 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। नस्य कर्म, इंद्रिय वर्धक नस्य 2 दिन, और तीसरे दिन वचा तैल। ऐसा कोर्स 21 दिन का करें। वचा तैल की मात्रा होगी 6 से 8 बूंद, और इंद्रिय वर्धक तैल की मात्रा होगी 4 बूंद। 21 दिन का नस्य कर्म करें। डॉक्टर प्रदन्य पाटिल, इनका प्रश्न है, सामान्य शराहशूल में हम क्या दें? शराहशूल ये कॉमन व्याधि है, लक्षण के स्वरूप में भी मिलती है, रोग के रूप में भी शराहशूल मिलता है। सामान्यतः अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रहता है तो शराहशूल निश्चित रूप से होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन न रहे, इसके बारे में आपको चिकित्सा करना है। अगर विरेचन कर्म करा दें त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात तो अच्छा रहेगा। या नित्य प्रतिदिन रात्रि में 2.5 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में हरित की चूर्ण, ऐसे ही सिंपल दे सकते हैं, या एरंड भ्रष्ट हरित की चूर्ण भी आप दे सकते हैं, जिससे पेट क्लियर रहे। नस्य कर्म के अंतर्गत इसमें अणुतेल 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, लगातार डालें। और यदि काफ़ी पुराना शराहशूल हो गया हो तो औपीड़न नस का प्रयोग करें, और औपीड़न के लिए विडंग, शिग्रु और वचा, विडंग, शिग्रु और वचा, इनको बारीक चूर्ण बना के रख लीजिए। जिस दिन औपीड़न नस देना है उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच औषधि निकाल करके थोड़ा पानी में ला करके रख दीजिए, और प्रातःकाल इसको मसल के छान लीजिए। इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद रहेगी। इसके करने से शराहशूल में अच्छा आराम होता है। इसके अलावा एक और नस्य मैंने बताया था, केसर सिद्ध दुग्ध। 5 ग्राम केसर ले लें, घी में भूंज लें, और 5 ग्राम शक्कर मिला करके पीस लें, और इसको शीशी में बंद करके रखें। जब नस्य देना हो लगभग 2.5 ग्राम की मात्रा निकालें, और 2 चम्मच दूध और घोल लें, और इसको सुखोश करके 6-6 बूंद की मात्रा दोनों नासा में देवें। प्रत्येक दिन 7 दिन से 20 दिन, 21 दिन तक आप दे सकते हैं। इससे भी शराहशूल में आराम मिलता है। इसके अलावा शराहशूल वज्रणी रस 125 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ सुबह शाम शहद के साथ देवें। पथ्यादि क्वाथ 30 ml या 20 ml पानी भोजन के बाद। चरक की एक टेबलेट आती है सिफेग्रान, सिफेग्रेन, बड़ी अच्छी औषधि है, खासतौर से सिर दर्द और माइग्रेन के लिए। 2 गोली सुबह शाम को। इसका ड्रॉप भी आता है, आप ड्रॉप्स का भी प्रयोग 4-4 बूंद की मात्रा में आप कर सकते हैं, सिफेग्रान। डॉक्टर, उनका एक और प्रश्न है, इर्रेगुलर मेंसेस व्हेन USG रिपोर्ट इज नॉर्मल। इर्रेगुलर मेंसेस हैं तो निश्चित रूप से
जो हार्मोनल डिफेक्ट कहलाते हैं उसके कारण से ये हो रहा होगा। इसको दूर करने के लिए आप संशोधन कराएं, भवन विरेचन करा दें। भवन विरेचन कराने के बाद फिर लक्षण अनुसार चिकित्सा करें। इसके अलावा कुमारी आसो 4 चम्मच दवा पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। एमोनिया टाइप का हो तो रजा परिवर्तनी बटी का प्रयोग करें। अधिक मात्रा में ब्लड निकल रहा हो तो बोलबद्ध रस, प्रवालपिष्टी, नाक के सरचूर्ण इसका प्रयोग करें। इससे आप इरेगुलर मेंसेस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर चैतन्य वैद्य ने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इट इज आल्सो नोन एज IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसा कि आपको पता ही है, नाम से स्पष्ट है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। 2 प्रकार के मोस्टली कॉमन व्याधियां हमको प्राप्त होती हैं। पहला है क्रॉन्स डिसीज। इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनके लाइनिंग में इफेक्ट होता है। दैट इफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये भी बड़ी कृच्य साध्य और असाध्य टाइप की व्याधि है, लेकिन मैंने 2-3 पेशेंट को ठीक किया है, आज भी वो स्वस्थ हैं। दूसरी एक व्याधि होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इन दोनों व्याधियों के लक्षण डायरिया बार बार होना, थकावट महसूस होना, एब्डोमिनल पेन होना, मरोड़ युक्त वेदना होना, ब्लड इन स्टूल, रिड्यूस एपिटाइट, भूख कम लगती है, और वेट लॉस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, पंचामृत पर्पटी 250 मिलीग्राम और प्रवालपिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा शतावरी 50 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म, इनको मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा बड़ी सौंफ का चूर्ण 100 ग्राम, बिल्व चूर्ण 100 ग्राम और इसबगोल 100 ग्राम, इन तीनों को मिला लें, 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन कराएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में पर्पटी कल्प भी बड़ा लाभप्रद होगा। पर्पटी कल्प में मैं बता चुका हूँ। पर्पटी कल्प में पंचामृत पर्पटी, रस पर्पटी या स्वर्ण पर्पटी का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह भी बड़ी लाभप्रद चिकित्सा है। पर्पटी कल्प के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, उसका प्रयोग करेंगे तो क्रॉन्स डिसीज में भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। निदान परिवर्जन, खट्टी चीज़ें, तली मली चीज़ें, फास्ट चीज़ें जिसमें मिर्ची ज़्यादा हो, या आजकल जो भोजन करते हैं जंक फूड, बर्गर वगैरह, ये सब नहीं देना चाहिए। इसमें खिचड़ी या दूध और दलिया, इसका सेवन निरंतर रोगी में कराएं। मिर्ची मसाला बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये प्रश्न मेरे सामने थे जिनका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। हमारे साथ हमारे प्रिय चिकित्सक जुड़े हुए हैं। हमारे आयुष दर्पण के चीफ एडिटर डॉक्टर नवीन जी, अनिरुद्ध प्रजापति जी,
डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, मोमिन मुल्ला जी, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर सोनल अग्रवाल जी, डॉक्टर सुकुमार जोशी जी, वैद्य आर.वी. प्रजापति जी, डॉक्टर के.एन. गंगवार जी, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, जगपाल सिंह, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर उमेश घोटगे जी, डॉक्टर माधव मिश्रा जी, डॉक्टर कमलेश विश्वास जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, आनंद आयुर्वेद, विनय मित्तल जी, नेहा भावसार, कृष्णा सागर जी, देवेंद्र सिंह चौधरी जी, राजेश सक्सेना जी और शोभना पाठक जी, ये हमारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर अभिनंदन। अब आइए शीघ्र यौनावस्था, जिसको हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। यह व्याधि भी जब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन बढ़ जाते हैं तब उत्पन्न होती है। पिछले व्याख्यानों में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के अधिक स्राव होने से जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में चर्चा की, जैसे जिग्नेटिज्म एंड एक्रोमेगेली, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, कसिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। एक लास्ट व्याधि और उत्पन्न होती है, उसका नाम है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, पूर्व यौनावस्था। 8 साल, 6 साल, 9 साल का बच्चा है या बच्ची है, लेकिन उनके जननांग वृद्ध हो जाते हैं, बाल्यावस्था में ही यौनावस्था होने लगती है और इसी को बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसके प्रमुख कारण होते हैं हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो जाना या पीनियल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाना। ये 2 मुख्य कारण होते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के, ट्यूमर इन हाइपोथैलेमस एंड ट्यूमर इन पीनियल ग्लैंड्स। इसके मुख्य लक्षण हैं जनन हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव के कारण प्रायः 9 वर्ष की अवस्था के पूर्व ही वयस्क के लक्षण शरीर में विकसित होने लगते हैं। 9 वर्ष का बालक है या बालिका है, लेकिन वयस्क के लक्षण उसमें प्राप्त होने लगते हैं। पुरुष या स्त्री दोनों में जननांगों का तीव्र विकास होने लगता है, जिसको हम प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ जेनिटला बोथ इन मेल्स एंड फीमेल कह सकते हैं। इसके साथ ही जघन प्रदेश, जिसको प्यूबिक रीजन कहते हैं, और एक्सिलरी रीजन, कक्षा प्रदेश, इनमें बालों की उत्पत्ति होने लगती है 9 वर्ष की आयु में ही। ये मुख्य रूप से 3 लक्षण प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में उत्पन्न होते हैं। इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। चिकित्सा में निदान परिवर्जन, संतुलित आहार, आश्वासन चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा, योगाभ्यास और प्राणायाम। योगाभ्यास प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और लाक्षणिक चिकित्सा, इसमें जो मेरा अनुभूत योग है उसमें अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम और वचा चूर्ण 2.5 ग्राम, दोनों को मिला करके शहद के साथ या गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। दूसरा एक अनुभूत योग है पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम। पिपली चूर्ण 2.5 मिलीग्राम और शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, दोनों को मिला करके, और इसमें प्रोआल पंचामृत भी मिला लें। तो पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 250 मिलीग्राम
और पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2 पुड़ियाएँ शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा द्राक्षारिष्ट और दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट 2 चम्मच, दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। और ऐसे व्यक्ति में संभव हो तो वमन विरेचन भी कराएं। लेकिन अगर 10 साल के नीचे के बच्चों को है तो वमन विरेचन आप नहीं करा सकते, उसमें वस्ती और नस्य का प्रयोग करें। वस्ती में आप माधुतैलिक वस्ती इसमें उपयोगी रहेगी, उसका सेवन कराएं। नस्य में इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य करें 21 दिन तक 4-4 बूंद की मात्रा में। और निरंतर सर्वांग अभ्यंग स्वेदन जरूर करें। साथ में उद्वर्तन इसमें लाभप्रद ज़्यादा है। पंचकोल या कोल कोलत्थादि चूर्ण एक आता है, उसका उद्वर्तन करें। और शिरः तर्पण में आप पिचु धारण कर सकते हैं या शिरोधारा कर सकते हैं या शिरोवस्ती, या नहीं कुछ है तो शिरः तर्पण के रूप में शिरो अभ्यंग करें। और पिपली रसायन का प्रयोग भी इसमें बहुत अच्छा है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होता है। पिपली रसायन 1 पिपली से चालू करें 10 पिपली तक। जब आपको सेवन करना है तो गोमूत्र में 1 पिपली रख दें 1 दिन पहले, और वह प्रातःकाल 1 पिपली चबा के खा लें। इसके साथ दूध पिएं, दूध के साथ इसको लेना चाहिए। 2 पिपली भिगो के रखें, फिर 2 का सेवन करें। ऐसे 3, 4, 5, 6, 10 पिपली तक बढ़ाएं और फिर 10 पिपली से कम करें। ऐसे 2-3 कोर्स आप करेंगे तो इसमें लाभ प्राप्त होगा। दूध की मात्रा जैसी पिपली बढ़ाते हैं वैसे दूध की मात्रा भी बढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में तो पिपली रसायन 1000 पिपली का प्रयोग बताया है। क्रम वृद्ध्या दशा हानि 10 पैपल्य के दिनम वर्धेर पैसा सार्धम तथैव आपने त्वापना जीर्णा जीर्णे च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्विसा पिपली नाम सहस्त्र से प्रयोगो एम रसायनम। तो वो देना उचित नहीं है, आप 1 पिपली से चालू करके 10 पिपली तक करें। इसके अलावा इसमें आमल की रसायन 2.5 ग्राम दिन में 2 बार सुबह शाम देवें, इससे भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा और जो इरेगुलरिटीज़ है हार्मोन्स में वो ठीक होंगे। तो इस तरीके से आज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में चर्चा की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। इसी प्रकार आप उपस्थित होते रहें। जय आयुर्वेद।